की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में BSSC इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो 29 जनवरी 2017 को हुआ था उसके मैथ तथा रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 72 से 78 तक के प्रश्नों को करा दिया गया है जिसको आपने पसंद किया है। इस वीडियो में 79 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 79 को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए दो तरीका है, एक हम ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते हैं और दूसरा तरीका एक मेथड जेनरिक मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो दोनों प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। आपको जिससे सुविधा हो वो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो पहले हम जेनरिक मेथड देख लेते हैं कि एक संख्या, वो कोई भी संख्या हो सकती है, जिसके 7 गुणा संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो इसको क्या टुकड़े में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर फोकस करिए। एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या हमारा x है, जिसे 7 गुणा, 7 को गुणा कर दीजिए, 7 गुणा। अब बोल रहे हैं 15 घटाने पर, 7 गुणा संख्या से 15 घटाने पर 15 इसमें से घटा दीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7x, ये हो गया हमारा क्या, 7x माइनस 15। अब सेकेंड पार्ट पे जाने से पहले इक्वल टू यहाँ पे हम लगा ही देते हैं, क्योंकि इस पार्ट को सॉल्व करके इक्वेट करना है। उस संख्या, यहाँ पे बोल रहा है उस संख्या, कलर में चेंज कर देता हूँ। उस संख्या मतलब वो संख्या कौन सा है, x। उस संख्या के दुगुने से उसको दुगुना करना है, दुगुना करना है मतलब 2x से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो 10 अधिक प्राप्त होता है तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 2x प्लस 10। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। आप चाहे तो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन को उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7x को हम रहने देते हैं, यहाँ पे 7x, और यहाँ 2x को लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ प्लस 2x है तो यहाँ तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 पहले से उसको 10 को रहने देते हैं, माइनस 15 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। और 7x माइनस 2x होता है हमारा 5x, इज इक्वल टू 10x 15x होता है हमारा 25 हो जाता है। 10 प्लस 15 25, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, ये 50 25, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 5 हो गया। हमारा आंसर A हो गया। तो 79 को हमने सॉल्व कैसे कर लिया कि एक संख्या हमने मान लिया x, 7 को गुणा करने से 15 घटाने पर 7 को हमने गुणा कर दिया, 15 को घटा दिया। उसी संख्या को दुगुने करने से दुगुना कर दिया 2x, और इसमें 10 अधिक होता था तो 10 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी दोनों पार्ट को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, x का वैल्यू निकल गया 5। अब इसी प्रश्न को देखिए, अगर ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या है, मान लेते हैं कि ऑप्शन संख्या 5 है, मान लेते हैं कि 5 है। कोई भी एक ऑप्शन को उठाएंगे, बारी से हम बारी बारी द्वारा हम सॉल्व करेंगे। 5 को हमने उठा दिया, 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5 को हम 7 से गुणा करेंगे और 15 को घटाएंगे। तो मान लीजिए इसको 7 से हम लोग गुणा करेंगे, 7 बचे 35, बोल रहे हैं 15 घटा दीजिए, माइनस 15 हम यहाँ से कर लेंगे, माइनस 15 कर लेंगे तो होगा 0, यहाँ पे बच गया 20। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। उस संख्या के दुगुना करने से मतलब 2x, 2 इंटू 5, दुगुना हमने कर देते हैं 10, और बोल रहे हैं 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 अधिक करने के लिए 10 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 10 10 हो गया 20। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, 20 20। इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं अपना आंसर। इसका मतलब है कि 5 हमारा आंसर है। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। राम है और श्याम है, राम बड़ा है, श्याम छोटा है, उन दोनों के आयु में 16 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है।
राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था। अब 6 साल पहले, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कई बार हम पुराना ओल्ड आयु की निकाल देते हैं, वर्तमान आयु पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक रेशियो के द्वारा है और एक इक्वेशन के द्वारा है। मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, आपको जो आसान लगेगा वो आप उससे बनाइएगा। तो जो सबसे आसान जो तरीका है वो पहले मैं बता देता हूँ रेशियो के द्वारा, उसको ध्यान से आप लोग समझिए। तो राम और श्याम की आयु, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा राम, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम। इन दोनों में आयु का डिफरेंस, इन दोनों के आयु का जो डिफरेंस है, जैसे वो कितना डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए इसका आयु x है और y है, तो मैं यहाँ पे x y नहीं लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आयु में वो कितना है हमारा, यहाँ पे है 16 वर्ष। सिंपलेस्ट मैं मेथड अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है, देखिए 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब सेकंड पार्ट पे आता है, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। राम जो है वो 3 गुना अधिक है। तो राम क्या है, 3 गुना अधिक है, किससे, श्याम से। तो श्याम को 1 मानना पड़ेगा, तब तो ये 3 गुना अधिक होगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो ये देखिए वर्तमान एज का डिफरेंस 16 है और वर्तमान एज का डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंस बराबर डिफरेंस। तो ये इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान डिफरेंस हमारा 2 है, नहीं 6 वर्ष पूर्व का डिफरेंस 2 है और वर्तमान डिफरेंस कितना है, 16 है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसलिए 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 16/2, दैट इज द 8। तो 6 वर्ष पूर्व का जो रेशियो और वर्तमान रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए 3 का डिफरेंस, अगर मान लीजिए राम का एज मुझे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा किसका है, राम का एज पूछा है। तो 6 वर्ष पूर्व राम का एज कितना था, तो यहाँ पे देयरफॉर 3 = 3 × 8, 8 3 का 24 वर्ष। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो 24 वर्ष आया है ये 3 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में 6 वर्ष ऐड करना होगा। तो 24 वर्ष जो इसका है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा, 24 + 6 दैट इज 30 वर्ष। वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे 30 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से समझिए, मैंने क्या बोला, राम और श्याम का बीच का डिफरेंस कितना है, 16 है। 6 वर्ष बाद का इनका रेशियो होता है 3:1 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस हमारा 2 हो जाता है। तो ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, इस कारण से ये इक्वेट हो गया, इसलिए 1 = 8 आ गया। अब यहाँ पे वर्तमान 6 वर्ष पहले का एज निकाल लेता हूँ। 3 = 3 × 8, 8 3 का 24 वर्ष। और वर्तमान हमको निकालना होगा, तो इसमें 6 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 30 वर्ष। तो ये इस तरह हमारा इसका आंसर गया 30 वर्ष। तो ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 पे हम लोग चलते हैं। मेथड 2 में जैसा बोल रहा है वैसा करिए। तो मान लेते हैं राम की आयु x है और श्याम की आयु y है। तो x - y = 16। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो x - 3 कर दीजिए, x - 6 कर दीजिए, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और y - भी 6 कर दीजिए। दोनों को 6 साल पहले मैं लेके चला गया। तो इनके बीच का जो है, इनके बीच का कौन कितना बड़ा है, तो यहाँ पे बोल रहा है राम बड़ा है, ये छोटा है। तब यहाँ बराबर करना है, तो छोटे को इसके बराबर में लाना पड़ेगा। छोटा तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन आप बराबरी में बैठा रहे हो, तो इसको थोड़ा सा आपको इसके बराबर में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गलती से आप यहाँ पे राम में मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, तो इक्वेट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये जैसे वाले प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करके बड़े के बराबर लाया जाता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये होगा हमारा इक्वेशन 2। तो ये सेकंड मेथड है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 6 = 3y - 36 18। अब यहाँ पे x को हम लोग रहने देते हैं और 3y को इधर लेफ्ट में लेके आते हैं। 3y
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -18 है, इसको रहने देते हैं और 6 इधर लेके जाते हैं तो -6 यहाँ क्या आ जाएगा +6। सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 होता है -12। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 नहीं था, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सिंपल है, आप इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, क्योंकि राम क्या यू पूछ रहा है। तो एक y को हम कटा देते हैं। x किसका, y किसका एज है, राम का, और y किसका है, श्याम का। तो यहाँ से श्याम को कटा देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, माइनस इक्वेशन 2। ये परफॉर्म करेंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 48 48। तो इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 48। अब इक्वेशन 2 को हम लेके जाते हैं। इक्वेशन 2 कितना है, x माइनस 3y, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे माइनस करना है, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पे 3x माइनस x हो गया 2x, और ये तो हमारा कट गया, -3y प्लस 3y कट गया, इज इक्वल टू 48 प्लस 12। तो 8 2 हो गया 10, 5 4 1 5 1 6 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो x का एज कितना हो गया, 30 वर्ष। x क्या है मेरा, राम। तो राम की आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड जो मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस 16 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 है, और राम श्याम से 3 गुना अधिक, 3 गुना बड़ा है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा 2 आ जाता है। तो ये 1:8 आ गया हमारा। तो देयरफॉर 3 गुना राम बड़ा है, तो इसको 3 से इक्वेट कर देंगे। 3 × 8, 8 3 का 24, और ये चूँकि 6 वर्ष पहले का एज है राम का, तो अभी का एज कितना हो जाएगा, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 24 6 30 वर्ष हमारा। इस तरह भी प्रश्न बन जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना छोटे होते जाएगा। मैं इसलिए बेसिक और डिटेल्स में बताया कि जो लोग नए होंगे स्टूडेंट उनको बेनिफिट मिलेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 81 पे। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए और बी कोई दोस्त है, मिलकर काम करते हैं 4 दिन में। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले दिन में कितने दिन में समाप्त कर सकता है। इस तरह के प्रश्न बराबर आते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पे चल के देखते हैं। तो सिंपल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करिए। ए और बी मिलकर कार्य को 4 दिन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं। सेकंड पार्ट पढ़िए, ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ए जो है अकेले 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो बी का पूछ रहा है, बी जो है वो कितने दिन में करेगा, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको फ्रेम आउट को इस तरह आप लिख लीजिए, ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, ए अकेले 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे ये जो दिन है इनका हमको लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या होता है, कुल वर्क निकल जाता है, कितना टोटल काम है। जब तक टोटल काम नहीं निकलेगा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम लिखना है। तो 4 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 से अगर 12 कट गया तो इसका एलसीएम 12 ही हो जाता है। तो 4 3 12 कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। आप ऐसे में निकाल सकते हैं 4 और 12, 2 दूना 4, 2 3 यहाँ 6, 6 दूना 12, फिर यहाँ से 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, तो 2 4 4 3 12, एलसीएम 12 आपका आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो ये हो गया टोटल वर्क, 12 क्या हो गया टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क 12 है, ए प्लस बी मिल के 4 दिन में करते हैं, ये अकेले 12 दिन में करता है। तो इनका इफ़िशियंसी निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 4, तो इफ़िशियंसी हो जाएगा 3, 3 चौका 12। तो ए प्लस बी का इफ़िशियंसी हो गया 3 और सिर्फ ए का इफ़िशियंसी हो गया 1, 12/12 दैट इज़ द 1। तो इसलिए बी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, बी की इफ़िशियंसी हो गई हमारा 3 - 1 दैट इज़ द 2। तो बी की इफ़िशियंसी हमारी कितनी हो गई, बी की इफ़िशियंसी निकल गई 2, क्योंकि ए प्लस बी का इफ़िशियंसी है 3, ए का अकेले का इफ़िशियंसी है 1, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई 2, 3 - 1 दैट इज़ द 2। तो बी टोटल कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी की इफ़िशियंसी। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कटा दीजिए, 2 छके 12, तो यहाँ पे निकल के आता है 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन। तो बी किसी काम को 6 दिन में कर देगा, किसी काम को कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 6 डेज, सी आंसर हो गया। तो 79 का आंसर हमारा आया था ए, 80 का आंसर हमारा आया था बी और 81 का आंसर आया था 6 डेज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों का इफ़िशियंसी निकालेंगे, इफ़िशियंसी ये दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं और ये अकेले इस काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों की इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी निकालने के बाद बी के इफ़िशियंसी से टोटल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा बी का वर्क आ जाएगा। इस तरह का और भी प्रश्न आएंगे, ये तो एक आगे हम लोग इसको देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 82। इस तरह के प्रश्न बराबर आजकल पूछे जा रहे हैं। एक भिन्न में दे दिया रहेगा रेशियो और पूछेगा इसमें लघुत्तम अंक ज्ञात करिए। तो लघुत्तम अंक और लघुत्तम समापवर्त, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लघुत्तम समापवर्त पूछे और लघुत्तम अंक पूछे, यहाँ पे लघुत्तम पूछ रहा है मतलब 5/6 में, 7/8 में, 11/12 में, 3/10 में छोटा कौन सा है, इन तीनों में छोटा कौन सा है। तो चलिए किसी भी 2 को उठा लीजिए, इसी भी 2 को उठा लीजिए। हम 2 को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 5/6 और कंपेयर करते हैं 7/8 में। तो सिंपल तरीका है कि 8 को ऊपर भेज दीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए, 8 यहाँ पे भेज दीजिए। उसी तरह 6 को ऊपर भेज दीजिए, तो 7 × 6, तो 8 × 5 = 40 होता है और 7 × 6 = 42 होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 40 छोटा है, 40 छोटा है, 42 बड़ा है। तो ये हमारा इन दोनों में छोटा मिल गया। तब ये 5/6 को छोटे वाले को ले लीजिए और ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा है। तो अब 11/12 को लेके चलते हैं, इसको चेक करते हैं। 11/12, 11/12। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने 12 को ऊपर भेजना है तो यहाँ पे 12 को ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पे 6 को ऊपर भेजना है तो यहाँ 6 को ऊपर भेज दीजिए। तो 12 × 5 होता है 60 और 11 × 6 = 66। तो यहाँ पर भी कौन सा छोटा है, 5/6 छोटा है। तो 5/6 जो छोटा है इसको ले लीजिए, ये तो बड़ा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3/10 को लेते हैं, 3/10 को लेते हैं, 10 को ऊपर भेजेंगे, 10 को ऊपर भेजेंगे तो हो गया 50 और 6 को ऊपर भेजेंगे तो हो गया 36 18। अब यहाँ पे देखिए ये 50 है, ये तो बड़ी संख्या हो गई, 18 छोटी संख्या होती है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 3/8। तो इन सभी में सबसे लघुत्तम अंक कौन सा है, 3/8। तो इस तरह करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हर को क्या करना होता है, अंश में ऊपर भेजना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का, और जिसका अंश छोटा है वो छोटा होता है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा होता है। यहाँ पे हर का कोई भी योगदान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 101 पे देखते हैं। अगर किसी कोड को 1 3 4 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, 4 7 8 का अर्थ अच्छा पिक्चर देखो है, 7 to 9 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ देखो है। तो इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोग सिंपल क्या करिएगा, 1 3 4 को कोड किया गया अच्छा और स्वादिष्ट। देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, एक अच्छा है, एक अच्छा, दूसरा है और तीसरा है स्वादिष्ट। यहाँ पे 1 3 4, यहाँ पे भी हम बात करेंगे 4 7 3, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी देखिए अच्छा, यहाँ भी अच्छा मिल गया हमें। तो दोनों ये सेंटेंस में कॉमन क्या मिल गया, अच्छा, कॉमन ही निकालना होता है। और यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 3 4 4 3 7, तो यहाँ पे देखिए 4 हमारा कॉमन है।
4 कॉमन है, तो हमने सर्किल बना दिया। जो भी फर्स्ट कॉमन मिलेगा उसको एक सर्कल बना दीजिए। अब एक कॉमन मिल गया। अब दूसरा कॉमन देखते हैं यहाँ पे 7 2 9। अब यहाँ पे 7 8, तो यहाँ 7 7 कॉमन है। अब इस कॉमन को आप क्या करिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, अलग सिंबल को बनाइएगा। रेक्टेंगल से हमने बनाते हैं यहाँ पे हम 7 को रेक्टेंगल से बना लेते हैं। तो 7 में क्या है हमारा, ये देखिए दोनों में कॉमन, यहाँ पे पिक्चर कॉमन है, यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है। मतलब 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिक्चर। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा। अब सवाल में हमसे पूछा है देखो, पूछा है, तो यहाँ पे है देखो, यहाँ पे क्या है देखो। तो देखो के लिए देखिए, अच्छा के लिए क्या हो गया हमारा 4, 7 के लिए हमारा पिक्चर के लिए 7, तो देखो के लिए क्या हो गया 8 हो गया। देखो के लिए क्या हो गया हमारा 8 हो गया, तो इसलिए हमारा सी आंसर हो गया। तो 1 3 4 4 7 8। तो आप कॉमन निकालना होता है, यहाँ पे अच्छा कॉमन है, तो अच्छा के लिए हो गया 4, 4 हमारा बुक हो गया। यहाँ पे पिक्चर के लिए हो गया 7, क्योंकि इससे हम निकल गया 7। बचा हमारा 8, 8 हमारा बचा हुआ है, 8 जो हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पे बचा हुआ है देखो, तो बचा हुआ मैच कर गया, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया 8 हो गया। तो ये कॉमन सा सवाल है, इस तरह बराबर पूछता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये दिया है रोज कोड को 6 8 2 1 और चेयर को 7 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो सर्च कोड में क्या लिखा जाए। तो इसको आप लोग कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश करिए। देखिए इसको, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका पोजीशन वैल्यू, क्या क्या पोजीशन है, उससे हम लोग इसको लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। इसका पोजीशन, इसका लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इस केस में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लेफ्ट का डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जितने यहाँ पे कैरेक्टर्स है उतना ही अगर डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे चांसेस बनता है कॉरेस्पॉन्डेंस का या अपोजिट का। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है कॉरेस्पॉन्डेंस का है, मतलब R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 6, O रिप्रेजेंट कर रहा है 8, इस तरह S रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और E रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो यहाँ पे देखिए S रिप्रेजेंट क्या करेगा, S रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। E रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ गया 1। A रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें A नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे A है, हाँ A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा पॉइंट है 4। सिर्फ पोजीशन आपको देखना है, A यहाँ तीसरे पे है, तो यहाँ पे तीसरे पे कौन है 4 है, A का वैल्यू हो गया 4। R कौन सा पोजीशन पे है, R यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये 6, तो R का वैल्यू हो गया 6। अब इतने ही में आंसर आ जाएगा 2146 हमारा बी आंसर आ गया। आप चाहे तो और कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे C का देखिए, यहाँ पे C का कौन सा प्लेस वैल्यू है 7, तो यहाँ पे C का हो गया 7। 8 H का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे H का वैल्यू प्लेस वैल्यू है 3, सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे हो गया 3। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये पोजीशन वाइज है। R किस पोजीशन पे है, O किस पोजीशन पे है, S किस पोजीशन पे है, E किस पोजीशन पे है, तो उसी पोजीशन को उठा करके यहाँ पे आप अरेंज कर दीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये। किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाती है ब्लू, ब्लू कहलाती है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, येलो कहलाता है वाटर। तो कोड में क्लियर स्काई का रंग होगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियर स्काई आप देखेंगे, ये जो पूछा वर्ड दिया है क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ स्काई देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे कॉमन सेंस के सवाल आता है क्लियर स्काई, जब आसमान स्काई मतलब आसमान जब क्लियर होता है तो कौन सा रंग वहाँ पे दिखता है, तो वहाँ पे रंग दिखता है ब्लू। क्लियर स्काई किस रंग को इंडिकेट करता है, ब्लू को इंडिकेट करता है। और यहाँ देख लीजिए सवाल में ब्लू क्या कहलाता है, ब्लू कहलाता है स्काई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू कहलाता है स्काई। तो यही हमारा आंसर हो गया, तो यहाँ पे स्काई हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल है क्लियर स्काई मतलब आसमान जब क्लियर होता है तो ब्लू कलर का दिखता है। जब ब्लू कलर का दिखता है तो ब्लू को इसमें कोड में क्या कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है स्काई, ब्लू कहलाता है स्काई, तो स्काई हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए कोड में Z 2179 और R 729 है, तो J है।
इस सवाल को मुझे बहुत परेशान किया, ये सवाल बहुत ही कठिन है, टफेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप लोग कोशिश करिए, अगर ये सवाल आप बना लेते हैं तो कमेंट में बताइए कि सर मुझसे बन गया, तो हम आपको अप्रेज करेंगे, आपकी प्रशंसा की जाएगी कि वाकई आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल को आपने बना दिया। तो पॉज करके कोशिश करिए, मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। आई थिंक आपने कोशिश कर लिया होगा। तो देखिए जेड का वैल्यू किसी भी एंगल से आप जब लॉजिक लगाएंगे तो इतना आपको लाना असंभव सा प्रतीत होता है। बहुत बड़ी संख्या है 2197। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या है, कहीं ना कहीं डबल, ट्रिपल या क्यूब, स्क्वायर या हाफ, मतलब ये सब कुछ ना कुछ जेड में हो रहा होगा। तो जेड का वैल्यू क्या है एक्चुअली, जब जेड का इनिशियल वैल्यू ना मालूम हो तो अल्फ़ाबेट में जब हम लोग पढ़ते हैं लेटर ए बी सी डी, तो वहाँ पे जेड का वैल्यू हमें मिलता है 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिसके अंतिम लेटर होता है जेड, और उस अंतिम लेटर का पोजीशन होता है 26। तो जेड का यहाँ पे पोजीशन क्या है 26। चूँकि ये आपको अपने से गेस करना है, एक क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो 26 जेड का होता है 26 को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि 26 को हम लोग क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो 26 को आधा कर देंगे, आधा करना मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 को जब हम क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा यही 2197। तो देखिए क्या लॉजिक है, जेड का पोजीशन वैल्यू आप निकालिए, पोजीशन वैल्यू निकालने के बाद उसको क्यूब करिए, क्यूब करने के बाद आपका ये वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार आर का देखिए, आर का, चूँकि आर का जो पोजीशन वैल्यू है वो होता है 18। आप लोग याद कर लीजिएगा, ए बी सी डी, ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो सबसे पहले 5 के याद करिए, ई का होता है 5, जे का होता है 10, 15 ओ, 20 टी, 25 20 जेड या जेड, इस तरह आप लोग याद कर लीजिए। तो 18 को भी जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाता है 9, और 9 के पावर जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 729। क्यूब तो आपने याद ही किया होगा। तो यही लॉजिक यहाँ पे चलता है। पूछ रहा है जे का, तो जे का पोजीशन वैल्यू अभी हमने बताया, जे का होता है 10। जे का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 10। 10 को करेंगे हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125। तो मुझे ये टफेस्ट लॉजिक लगा कि एग्ज़ाम में आप पोजीशन वैल्यू तो मालूम है, उसको आधा करो, आधा को क्यूब करो, तो ये मुझे ये कठिन प्रश्न लगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप एग्ज़ाम के लास्ट में ऐड करिए, लास्ट में सॉल्व करिए। थोड़ा भी लगा कि 1-2 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर आपको इसका लॉजिक नहीं सूझ रहा तो एकदम अंत में इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अंत में सॉल्व करिए। अगर शुरू में सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद करेगा और एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रश्न का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका पोजीशन वैल्यू देख लीजिए, 26 है, उसको आधा कर दीजिए 13, और 13 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा ये वैल्यू। आर का पोजीशन वैल्यू होता है 18, 18 का आधा हो जाता है 9, 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729। जे का पोजीशन वैल्यू 10, आधा करेंगे तो हो गया 5, अब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। 2 स्टेशन है, यहाँ पे है चेन्नई, यहाँ पे है पुडुचेरी। 10 टैक्सी चलती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 टैक्सी आप ले सकते हैं। कितने तरीके से चेन्नई से पुडुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी वापस आ सकती है। अब आपको वापस आना है तो कितने टैक्सी ले सकते हैं, 10 टैक्सी। लेकिन यहाँ पूछा है भिन्न टैक्सी होना चाहिए, टैक्सी भिन्न होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। जिस टैक्सी से आप गए हो उस टैक्सी से आपको नहीं आना है, मतलब जिस टैक्सी से गए हो 10 में से एक टैक्सी से आप गए होंगे, बचा 9 टैक्सी, तो इस 9 टैक्सी से आप वापस आ सकते हैं। जिससे गए उसे नहीं आना है वापस, टैक्सी भिन्न होनी चाहिए। तो टोटल कितने वे में आप आ सकते हैं, तो 10 × 9 मतलब 10 × 9 दैट इज द 90। तो 90 वे से आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। तो जाने के लिए 10 टैक्सी था, आने के लिए 9 टैक्सी था, तो टोटल टैक्सी यहाँ पे पूछ रहा है टोटल कितने प्रकार से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 90, वही आपका यहाँ पे आंसर है।
इस तरह के बराबर सवाल पूछता है कि जाने का इतने टैक्सी है, आने का इतने टैक्सी है। तो सवाल में आप देखिए भिन्न दिया है कि भिन्न नहीं दिया है। अगर भिन्न नहीं दिया है तो 10 जाने का 10 आने का 100 हो जाता, हमारा बी ऑप्शन हो जाता। लेकिन भिन्न टैक्सी है तो एक जिस टैक्सी से आप गए हैं उस टैक्सी से आप वापस नहीं आ सकते, तो उस केस को उसको स्किप करना, उसको हटाना होता है। तो 10 टैक्सी से गए, 9 टैक्सी से वापस आए, तो इस तरह 90 हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रश्न को 2 तरीके से पूछा सकता है, भिन्न टैक्सी के साथ आए या उसी किसी भी टैक्सी से आप वापस आ सकते हैं। तो याद रखिए इस प्रश्न में 90 आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए 106 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 अंकों 1 to 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये संख्या दे दिया है 1 से 9 तक। इसमें से 6 अंक आपको बनाना है, इसमें से अंक आपको लेने हैं और 6 अंकों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो परमुटेशन कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, परमुटेशन की जगह कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, कॉम्बिनेशन की जगह परमुटेशन लगा देते हैं। तो 1 to लेकर 9 में से आपको 6 अंक लेना है। तो मान लीजिए आपको अगर 2 ही अंक लेना होता है 1 और 2, तो 1 और 2 आपका हो गया 12। अगर आपको 2 और 1 कर देते तो 21 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग है कि समान है, दोनों अलग अलग है। तो जब इस तरह का केस बन जाए, दोनों केस अगर अलग अलग होने लगे तो यहाँ पे परमुटेशन लगता है, कॉम्बिनेशन नहीं लगता है। ठीक है। अगर दोनों समान केस रहता है, जैसे मान लीजिए माला बनाना है, तो एक आपने गुड़िया लिया, 2 गुड़िया आपने लिया, तो इसको माला बनाया तो आपने ऐसा माला बना दिया। अगर इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो भी सेम, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, नंबर का जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 1 2 और 2 1 दोनों अलग अलग होता है, इसलिए हम परमुटेशन लगाएंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम परमुटेशन लगाते हैं। तो टोटल कितने लेटर है, 1 से लेकर 9 तक लेटर है, मतलब हमारे पास टोटल लेटर है 9 और हमको लगाना है परमुटेशन। और कितने अंकों का अंक बनाना है, 6 अंकों का, 6 अंकों का बनाना है, तो 6 ये हमारा हो गया आंसर। तो 9p6 हमारा आंसर है। कई बार इस तरह भी ऑप्शन में दे देता है। अब 9p6 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6, ये हमारा सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 में से 6 गया 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 9, इसको घटते क्रम में लेके जाइए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कट जाएगा तीनों, 3 2 1 ये कट जाएगा। तो ऊपर बचा कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ तक, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख करके काटा हूँ। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, सबसे इसमें हाईएस्ट ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा हाईएस्ट है, उसको आप मार सकते हैं। अगर एक ही हाईएस्ट है तो आप मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। अगर आपको लगता है 2 हाईएस्ट है, 2 लग रहा है हाईएस्ट है, तो इसका यूनिट प्लेस भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस भी देखिए 0 0 दिया हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे तो इसका आंसर आ जाता है आपको 60480, मतलब सी यहाँ पे आंसर हो गया। तो बहुत बार देखा गया है कि मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो 5 चौके 20 यहाँ पे आ गया, 20 मतलब लास्ट में 0 रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म हो जाता है। तो हम इसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इस तरह डाला हुआ है कि दोनों जगह 0 है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो होगा नहीं, ये छोटी संख्या होगा नहीं। बट इन दोनों में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 कर दिया, और यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 2, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। हाँ देखिए, इसका दूसरा भी तरीका है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। आप 9 में से सी ले लेंगे 6, और 6 को हम अरेंज भी कर देंगे। तो
9 में से 6 आपने लिया, 6 को अरेंज कर देंगे तो भी करेक्ट है, इस तरह भी आप करेंगे तो भी करेक्ट है, तो भी सेम आंसर आएगा आपको जब सॉल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 3 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 कट जाएगा तो वो 9 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल सेम आ गया। मतलब क्या होता है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों में रिलेशन को फाइंड आउट करने का होता है। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R, तो ये दोनों बराबर होता है। तो NCR लिखोगे तो आपको यहाँ पे अरेंज भी करना पड़ेगा, उनको 6 को अरेंज कर दीजिए आपस में तो ये सेम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 107 को देखते हैं। ये प्रश्न ठीक लगा, इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड का क्या होता है, जेड का फिर पोजीशन वैल्यू आपको देखना होगा 26। जेड का पोजीशन की वैल्यू क्या होता है 26। ए बी सी डी आप लिखेंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, उस तरह जेड का हो गया 26। इसको जब हम डबल कर देंगे तो हो गया 52। 6 दूना 12 का 2, 2 दूना 4 एक 5। उसी तरह ए का पोजीशन वैल्यू होता है 1, सी का होता है 3 और टी का होता है 20। इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 20 3 23 1 24 और 24 का हम डबल कर देंगे तो 48। 24 को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे 48। उसी तरह बी का पोजीशन वैल्यू हो जाएगा 2, ए का 1, टी का 20। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। जब इसको हम डबल कर देंगे तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 46 हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया डी। तो कुछ नहीं करना है, इसका पोजीशन वैल्यू को डबल कर दीजिए, इसके पोजीशन वैल्यू को जोड़ दीजिए आपस में, जोड़ने के बाद डबल करिए, यहाँ भी जोड़ने के बाद डबल करिए। तो ये एक आसान सवाल था, ये थोड़ा सा कठिन माना जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर x और y दो पासे फेंके जाते हैं और x खेल की शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात होगा। ये भी सवाल आपका बहुत कठिन है, इसको सवाल को एग्ज़ाम में जो बच्चा लास्ट टाइम बनाया होगा उसका सिलेक्शन हुआ होगा, और जो शुरू में ही बनाया होगा वो रेस से बाहर हो गया होगा। तो ये भी सवाल ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है। इस तरह के प्रश्नों को आप एग्ज़ाम के बाद में ही बनाएं, पहले ही क्रॉस लगा दीजिए और स्किप करके लास्ट में बनाइए। मैं अभी आपको यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए एक्स और वाई है, दो पासे फेंकते हैं। मान लीजिए राम और श्याम में दो फ्रेंड है, एक्स और वाई पासे फेंकते हैं। एक्स खेल की शुरुआत करता है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। शुरुआत कौन करता है इससे आपका डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। तो उनके सर्वप्रथम 9 अंक की संभावना का अनुपात ज्ञात करिए। 9 अंक आने की संभावना क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पासा में 6 डिजिट होता है। पासा कैसा होता है, ऐसा होता है, देख लीजिए ये हमारा पासा हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 4 5, इसके पीछे में होता है 6। तो ये लूडो जिसको बोलते हैं उसमें 6 डिजिट होता है। तो यहाँ पे 9 आने की क्या संभावना है। तो मान लीजिए यहाँ पे x भी फेंक रहा है पासा और y भी फेंक रहा है, तो 9 कैसे आएगा। तो 9 आने के लिए मान लीजिए इसको 6 आ गया, तो इसको मान लीजिए 6 3 9, 3 आ गया। अब इसको घटाते चलिए, 6 के कम करेंगे तो आ गया 5। मान लीजिए इसको अगली बार 5 आया, इसकी बार क्या आ गया, तो इसको बढ़ाते चलेंगे 4, 5 4 9, 9 रहना चाहिए। 9 आपको हर हालत में होनी चाहिए क्योंकि 9 की संभावना पूछ रहा है। प्रश्न में किसकी संभावना पूछ रहा है, 9 की संभावना पूछ रहा है। तो इसका ऑल पॉसिबल केसेस आपको देखने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं इसका मैक्सिमम आ गया, हाईएस्ट क्या है 6 आ गया हाईएस्ट x को, तो y को 3 आया गया, तब तो 9 होगा। उसी तरह जब इसको कम करेंगे 5, तो इसको 4 आया होगा, तब होगा। कम करें इसको आ गया 4 आ गया, और इसको कितना होगा 5 5 4 9, तब तो 9 होगा। इसको हो गया 3, इसको 3 आया होगा, इसको कितना आया होगा 6, तो हो गया 9। अब इसको 2 करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि पासा में 7 होता नहीं है। तो कितने केसेस हो गए, 4 केसेस हो गए। तो 4 केसेस में हमारा ये पॉसिबिलिटी 9 का बनता है। तो 4 वेज
और टोटल वेज कितने हो जाता है, 2 बार पासा जब फेंकेंगे तो टोटल हो जाता है 36 वेज। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ए का कितना हो जाएगा हमारा 4/36, फेवरेबल केस बाई टोटल केस। अब इसको कटा दीजिए, 9 चौका 36, मतलब 1/9 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी किसका हो गया, ए का हो गया। बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9। तो ए का हो गया हमारा आने का 1/9, बी का हो गया 8/9। अब इससे रेशियो नहीं निकलेगा, ये तो 9 आने का पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एक्स खेल की शुरुआत करता है तो उनको जीतने का क्या रेशियो होगा, अनुपात उनका पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए का विन करने का जो रेशियो है वो हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार हम बी का निकालेंगे यहाँ पे, बी का निकालेंगे हम यहाँ पे। तो बहुत लंबा सवाल जाएगा, तो इसको निकालने के पहले इनका रेशियो हम देख लेते हैं, इनका खेल की शुरुआत कौन करता है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है ए के लिए प्रोबेबिलिटी 1/9, बी के लिए 8/9। अगले क्वेश्चन, अगले पेज पे हम लोग इसको लेके चलते हैं, या मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको मिटाता नहीं हूँ। तो पहले खेल की शुरुआत करता है एक्स, उसके बाद खेल की शुरुआत करेगा वाई, फिर खेल की शुरुआत करेगा एक्स, फिर खेल की शुरुआत करेगा वाई, फिर एक्स, फिर वाई, ऐसे चलते जाएगा। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट करता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ एक और x लेता हूँ तो हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए x फर्स्ट आएगा, इसका फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ये x शुरुआत करेगा। फिर x का चांस कब मिलेगा, थर्ड नंबर पे मिलेगा, थर्ड। फिर x के चांस थर्ड पे मिलेगा, फिर x के चांस फिफ्थ पे मिलेगा, फिर x के चांस सेवेंथ में मिलेगा। तो यही प्रश्न को कठिन बनाता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, ये पोजीशन हमें याद रखनी है। कैसे याद करेंगे, क्योंकि x शुरुआत कर रहा था फर्स्ट, x का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ x को ध्यान रखिए। x फर्स्ट पे, फिर x थर्ड पे, फिर x फिफ्थ पे, फिर x सेवेंथ पे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए a का जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको निकालेंगे a का, कैसे निकालेंगे, अब a का देख लीजिए, यही मैं बना देता हूँ। प्रोबेबिलिटी टू विन x क्या हो जाएगा, अब देखिए फर्स्ट में रहेगा ये, x का कितना हो जाएगा 1/9। ये देखिए px हमारा कितना है, px हमारा 1/9, तो px 1/9, पहला इसका जीतने का चांस हो गया। अब सेकंड जो केस आएगा यहाँ पे, सेकंड केस यहाँ कमा नहीं देते हैं, यहाँ पे प्लस देते हैं। सेकंड जो केस आता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पे ए का चांस कब आएगा, थर्ड पे चांस आएगा। एक्स का जो चांस है वो फर्स्ट में आ गया, उसके बाद थर्ड में आएगा। थर्ड में आएगा तो पहले 2 चांस किसके लिए आएगा, बी के लिए, वाई के लिए आएगा, और थर्ड पे किसका चांस आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा एक्स का। तो ये हो जाएगा 1/9, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो बी को हम बाद में भरेंगे, अभी भर देते हैं, बाद में भरेंगे। और उसके बाद फिर एक्स के चांस कब बनेगा, फिफ्थ पे बनेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड मल्टीप्लाई बाई फोर्थ। अब यहाँ पे फिफ्थ में चांस बनता है एक्स का, प्लस ये डॉट बढ़ते जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पे, जब हम नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ खेल जब शुरू होगा तो ए का जीतने का चांस 1/9 फर्स्ट रहेगा, उसके बाद ए का 1/9 थर्ड पोजीशन में रहेगा, 1 2 एंड थर्ड। उसी प्रकार यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में रहेगा इसका, 1 2 3 4 फिफ्थ, उसके बाद सेवेंथ, फिर उसके बाद से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे बी का कितना चांस हो जाएगा, 8/9, बी का 8/9, यहाँ पे बी का 8/9, बी का 8/9, यहाँ पे बी का 8/9, बी का 8/9। ये बहुत लेंथी सवाल है, इसको लास्ट में आप बनाइएगा। अगर आप शुरू में ही बनाते हैं तो आप
फंस जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा और आप एग्ज़ाम के रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कुछ सवाल डाला जाता है ताकि एग्ज़ाम के रेस से बाहर किया जाए। तो सिलेक्शन ये मैटर करता है कि आप कौन सा सवाल छोड़ते हैं, कौन सा आप बनाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 1/9 है, यहाँ भी 1/9 है, यहाँ भी 1/9 है, तो 1/9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/9 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा है 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए 8/9 8/9 मतलब 8/9 का स्क्वायर, 8/9 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 8/9 8/9 8/9 8/9 4 बार है, ये तो कॉमन हो चुका है, तो 8/9 का पावर 4 प्लस, ये बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। तो ये इतना आप देखेंगे तो ये क्या है, जीपी है हमारा, जीपी सीरीज जब पढ़े होंगे एपी जीपी। तो इसका अगर इस तरह जीपी रहे तो इसका आर हो जाता है, यहाँ पे आर दिया है, दिस इज आर। आर क्या है, 8/9 का स्क्वायर, ये हमारा है आर। तो इसने को जो सॉल्व करेंगे तो ये होता है a/1 - r, ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। इस तरह का जीपी आए तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, a/1 - r। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे ये है 1, r क्या है, 8/2 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो 8/9 स्क्वायर में 1 से भाग लगाओगे तो r निकलेगा। तो r कितना है, 8/9 का स्क्वायर है। अब इसमें भाग लगाओगे इससे इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 8/9 का स्क्वायर ही मिलेगा आपको। तो जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/9, अब यहाँ पे आ जाएगा a मतलब 1, 1 माइनस r मतलब 8/9 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं मिटा करके लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या आएगा था, आया था 1/9 इंटू 1/9 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/9 का स्क्वायर। तो 1/9 यहाँ रहने दीजिए, 1 बाई, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 8 8 64 डिवाइडेड बाई 9/81। तो 81 ऊपर चला जाएगा, 1/9 इंटू 81 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 81 माइनस 68। तो 81 माइनस 68 करेंगे तो हो जाएगा 9/81 8 8 64, यहाँ भी गलती हुआ है 64। तो 81 माइनस 64 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17, और ये कटा दीजिए, 9/81 मतलब 9/17। ये किसका प्रोबेबिलिटी निकला, ये ए का विन होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए विन एक्स बराबर 9/17। अब इसी तरह बी का निकालेंगे, बी विन वाई बराबर, अब एक्स निकल गया तो वाई निकालने के लिए 1 माइनस 9/17 बराबर 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 17 बराबर 17 में से 9 गया, यहाँ पे हो गया 8 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ पे देखिए ए का कितना हो गया था, जीतने का रेशियो 9:17। बी का हो गया हमारा, बी का हो गया 8:17। तो देयरफॉर रेशियो बराबर 19/17 इज टू 8/17। 17 कट गया तो क्या आंसर आ गया, 9:8 हमारा आंसर हो गया। ये किसका था, ये x का था, ये y का था। a 9/17, y 8/17, 17 ख़त्म, तो 9:8 हमारा आंसर है, 9:8 हमारा ए आंसर है। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इसमें देखिए करना क्या था, x और y दो पासे फेंकते हैं, तो ऑल पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए 9 आने का। तो 4 पॉसिबिलिटी हमने निकाल लिया 9 आने का। तो x का हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 9/36। एक में 6 होता है, एक में 2 बार पासे फेंकेंगे
तो 6 गुणे 6 36 पॉसिबिलिटी बनेगा, मतलब 4/36। तो इसको हम कटा देंगे तो 1/9 आएगा। अब जीतने का प्रोबेबिलिटी खेल क्योंकि शुरू हो रही है, तो x का हमने निकाल लिया 1/9 प्लस 1/8/9 इंटू 8/9 ऐसे करके हमने निकाला। तो ए का रेशियो हमारा निकल गया 9/17 और बी का रेशियो हमने कैसे निकाला 1 माइनस 9/17, तो बी का निकल गया। तो ये होता है 8/17, इन दोनों के बीच में रेशियो आ गया। तो इस सवाल को लास्ट में करिएगा, इस तरह के सवाल को शुरू में कभी मत करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं एक पेटी में 9 गेंदें हैं, जिसमें 2 लाल है, 3 नीली है, 4 काली है। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाले जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग हो, सबका रंग अलग अलग, मतलब कोई पार्शलिटी नहीं किया जा रहा है। निरुद्देश्यता मतलब बिना किसी उद्देश्य के निकाला जा रहा है। तो टोटल गेंदे हैं 9। उसको कैसे रखा गया है, देखिए यहाँ पे ये लाल वाला है, लाल में कितनी है 2 है। उसका नीली में कितनी है, नीली में कितनी है 3 गेंदे हैं। और काली में कितनी गेंदे हैं, काली में गेंदे हैं 4। बहुत आसान सवाल होता है, जोड़ के देख लीजिए 2 3 5 4 9, टोटल कितने गेंदे हैं 9 गेंदे हैं। अब बोल रहे हैं कि 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाली जाती है। अब इन तीनों में से 3 निकाली जाती है, 3 गेंदें निकाली जाती है। अब यहाँ से 2 निकालोगे तो एक इनमें से किसी में से ले लो, या 3 ये निकालोगे तो 3 इसी में से आ जाएगा। लेकिन सवाल आगे एक कंडीशन डाल दिया है, उस कंडीशन को देखते हुए आपको निकालना है कि सब भिन्न रंग की हो, सबका रंग क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो। इसका मतलब इसमें से आपको एक निकालना पड़ेगा, एक लाल हो गया, एक आपको यहाँ पे नीली निकालनी पड़ेगी, एक नीला निकालना पड़ेगा, और एक आपको यहाँ से काला निकालना पड़ेगा, तब तो भिन्न होगा। बिल्कुल सही। और निकाल करके इसको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका, तो 2C1 आपने निकाल दिया, मल्टीप्लाई किया 3C1 मल्टीप्लाई 4C1। तो निकालने का हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है, 2 में से 1 निकाल दिया 2C1, 3 में से 1 निकाल दिया 3C1, 4 में से 1 निकाल दिया 4C1। तो इस तरह रहे तो 2C1 का वैल्यू होता है 2, 3C1 का वैल्यू होता है 3, 4C1 का वैल्यू होता है 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर नहीं होगा, ये फेवरेबल केस आएगा। तो 2 × 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 चौका 24। तो 24 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केस हो गया। 24 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केस हो गया। अब टोटल केस कितना हो गया, टोटल कितने गेंदे हैं 2 3 5 4 9, 9 में से कितने निकालना 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 9C3। तो देखिए 9C3 निकालने का 24 ऊपर रहने दीजिए, 9 इंटू घटते क्रम में लिखे 3 बार तक, 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये 3 को लिखे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 3 है तो 9 के घटते क्रम 3 तक लिखिए, आगे लिखेंगे तो कट जाएगा ये। तो घटते क्रम 3 तक लिखिए, या नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दीजिए। तो 3 दूना 6, 3 या 3 3 का 9 कर दीजिए, यहाँ पे कटा दीजिए, और यहाँ पे 4 हो गया। ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 4 छक 24, 4 छक 24, ये ख़त्म हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 का 9। और कुछ कट रह गया यहाँ पे, और कुछ कट रहा है क्या, कटना तो चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो गया, फिर से मैं इसको सॉल्व करेक्ट कर देता हूँ। देखिए
2 लाल बॉल है, 2 में से 1 निकाल दीजिए। 3 नीली है, 3 में से 1 निकाल दीजिए। फिर 4 काली है, 4 में से 1 निकाल दीजिए। ये क्या हो गया? दो लाल बॉल है तो 2C1 2 निकाल दीजिए। 3 नीली में से 1 निकाल दीजिए, 3C1। 4 काली बॉल है, उसमें से 1 निकाल दीजिए, 4C1। अब टोटल केस कितना है? 9 बॉल है, उसमें से 3 निकाल दीजिए। सॉल्व करिए। 2 × 3 × 4। मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे 9 × 8 × 7, ठीक है। उसके बाद इसका डिवाइड हो जाएगा 3 × 2। क्लियर? अभी जो लास्ट वाला है उसको ऊपर भेज दीजिए। पहले इसको कटा लीजिए, चाहे ऊपर भेज देते हैं उसके बाद कटाते हैं। तो 2 × 3 × 4 इंटू नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 9 × 8 × 7। ऐसा मैंने इसलिए किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि हम आसानी से कट कर दें और टाइम हमारा बचेगा। क्योंकि डिवीज़न में तो टाइम हमारा तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे यहाँ पे कटा दीजिए। कटाएंगे तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 से 3 यहाँ पे 9 खत्म हो गया, और 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए कितना आसानी से 2/7 हमारा आंसर आ गया। पहले मैंने गलती क्या कर दी? गलती नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया था फिर डिवाइड किया, तो उस तरह अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आप इस तरह मल्टीप्लाई मत करिए, इसको कट करके सीधे डायरेक्ट आंसर आप ला लीजिए। 2/7 हमारा बी आंसर होगा। ये प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, यहाँ पे संभावना पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम ऐसे निकालते हैं, टोटल फेवरेबल केस बाई टोटल केस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पे इस तरह का सवाल जब आए रीजनिंग का, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायरेक्शन क्लियर होगा तो आपको इसको आसानी से बना ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्लॉक है ये यहाँ पे है, अगली बार यहाँ पे मुड़ जाता है। ये जो है ऐसे है, अगली बार ऐसे हो गया, है ना। तो ये 90 डिग्री इसने एंटी क्लॉकवाइज कवर किया। कितना? 90 डिग्री इसने मुड़ा है। फिर ये भी यहाँ पे है और ये भी यहाँ पे हो गया। तो ये भी 90 होता तो यहाँ पे जाता, यहाँ पे रहता। ये 45 डिग्री मुड़ा है, मतलब ये कितना मुड़ा है? 45 डिग्री मुड़ा है। अब ये यहाँ से यहाँ जाता, ये 45, ये फोकस करिए। ये यहाँ था, अभी यहाँ गया, 45 डिग्री मुड़ा है। अब यहाँ से गया इसने, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे मुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा। फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब 90 जाता तो यहाँ पे जाता, इतना ही मुड़ा, मतलब 45 डिग्री यहाँ पे मुड़ा। फिर यहाँ से किसको, हाँ यहाँ पे गया है। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसने 90 डिग्री लिया, और 90 डिग्री से यहाँ पे जाने के लिए 45 डिग्री लिया। 45 डिग्री लिया, यहाँ पे आ गया है। अब 45 के बाद से क्या लेगा? ये 90 डिग्री का एंगल लेगा। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये है, ये भी है। ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड जो इसका क्लॉक है, सेकंड क्लॉक है, ये इस डायरेक्शन में है, अगली बार इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना गया? तो एक तो यहाँ पे अगर आता, यहाँ पे आता तो 90 डिग्री, उसका 45 डिग्री, तो 90 45 135 डिग्री यहाँ पे मुड़ा है। अब यहाँ पे ये जो है अब यहाँ से ये सीधे ऊपर चला गया, यहाँ पे देखिए, तो ये भी 135 डिग्री मुड़ा है। अब इसकी बात करें, यहाँ से सीधे आ गया है, ऐसा यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से यहाँ गया है, मतलब ये भी 135 डिग्री मुड़ा है। तो अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा?
135 डिग्री इसको मुड़ाएंगे तो ये हो गया 90 + 45, इस डायरेक्शन में जाएगा 135 डिग्री, तो इसलिए इस डायरेक्शन में ये दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है कितने डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो सुई है हमेशा 35 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री, और ऊपर वाली सुई है ये 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे ये घुमा है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दी गई आकृति को जारी करने वाली आकृति के चयन करिए। तो ये सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ठोस है सीधे यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहले यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे बीच में जा रहा है, फिर यहाँ से ये लास्ट में जा रहा है। मतलब आपने धक्का दिया, पहले यहाँ पे गया, उसके बाद से यहाँ पे आ गया, ऐसे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से धक्का दिए तो नीचे चला गया, फिर यहाँ से धक्का दिए तो और नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से धक्का देंगे तो इसके जगह पे चला जाएगा। तो इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे अब सेकंड वाले के देखते हैं पोजीशन इसका, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सेकंड पोजीशन यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे है, उसके बाद ये नीचे चला गया, इस पोजीशन पे आ गया, उसके बाद ये सीधे यहाँ चला गया, यहाँ पे एक मूव हुआ, यहाँ पे 1-2 जगह चला गया। अब यहाँ से ये कहाँ जाता है, यहाँ 1 गया, फिर यहाँ से चला गया, मतलब 1-1 फिर 1, मतलब 3 हो गया। अब यहाँ से मूव करेगा, ये यहाँ से मूव करेगा 1-2-3-4, तो एक यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 कर दिया, तो इसलिए ये यहाँ पे 4 पोजीशन पे चला गया। ये नहीं गया क्योंकि यहाँ पे बस एक ही पोजीशन में मूव करा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इस केस में हमारा सी आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसको ट्राई करिए। इसमें ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीक़ों से चुने जा सकते हैं। तो 12C5, बट यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है, अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित कर लिया जाए। अब देखिए 12 खिलौने में से 5 आपको चूज करना है। जब आप एक को हमेशा सम्मिलित कर लेंगे तो टोटल में से एक की संख्या कम हो जाएगी। जब एक को सम्मिलित कर लेंगे तो टोटल में से एक की संख्या कम हो जाएगी। तो अब खिलौने कितने बचे, 11। अब उसमें से 5 को शामिल करना था, लेकिन एक को हमेशा के लिए आपने शामिल कर लिया, तो अब कितने शामिल करने पड़ेंगे, 4। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 11 इंटू घटते क्रम तक ले जाइए 4 तक, 11 × 10 × 9 × 8, 1 2 3 4। अब ये क्योंकि 4 यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, और 4 को घटते क्रम में 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 8 ख़त्म, और 3 तरीका 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 33 और 10 का एक 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, ये आंसर हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 4 आपका हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 11 गुंटू घटते क्रम में डालिए, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि 7 से 7 कट ही जाएगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल को हम घटा के लिख देते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, और इंटू 7 फैक्टोरियल मैंने रखने दिया था कि इससे इसे कट जाएगा। तो फिर ये देखिए वही आ गया जो हमने ऊपर लिखा है। तो ये समय बचाने के लिए हम ऐसा ना लिख करके हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, किसी आकृति में युग में से वही संबंध है जो नीचे दी गई आकृति में से। अब देखिए ये एरो ऐसे दिया हुआ है, तो इसका 2 एरो हो गया, एक एरो का 2 हो गया, डबल हो रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पे एरो है तो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों सेम है, ये तो दोनों भिन्न है, ये अलग अलग है, ये दोनों भिन्न है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए केस क्या है, यहाँ पे ठीक है सर्कल है, यहाँ पे एरो है। तो यहाँ पे ये जो आकृति है
ये आकृति यहाँ पे बदल गया है या दूसरा हो गया है। आकृति बदलेगा नहीं, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह का डायरेक्शन यहाँ पे अलग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति है यह यहाँ पे है और ये आकृति है यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको ये भी लग सकता है आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आकृति जो है यहाँ पे है, बिल्कुल सही, ये आकृति यहाँ पे, लेकिन ये ऐसा भी तो बन सकता था, ये इस डायरेक्शन में ऐसा भी तो बन सकता था, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ये आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सवाल देख लीजिए, अगर एक घड़ी के चेहरे को, घड़ी का चेहरा कैसा होता है, ऐसा होता है, 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, मतलब 3 से भाग देना है, बराबर भाग में मतलब 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। हर भाग के अंकों का योग बराबर है, हर भाग के अंकों का योग, योग मतलब प्लस, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हम बांटेंगे तो ये हो गया 12, 3, ये 6, 9, तो हर अंकों का योग, यहाँ पे देखिए हर अंकों का योग, प्रत्येक अंकों का योग बोल रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, इतने अंकों का जोड़ेंगे, उसके बाद से 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इतना जोड़ने के लिए हमें इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, जोड़ देंगे। 12 है तो यहाँ पे कुल संख्या है 12, तो 12 का आधा हो गया 6, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो ये कितना हो गया 13, 6 × 13, ये टोटल संख्या हो गया। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 आ गया टोटल सम, तो 78 / 3 कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 3 6 18, 26 हमारा आंसर हो गया। 26 इज ए करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, घड़ी के जो फेस के जो अंक है, हर भाग के अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग कर दीजिए, उसके बाद 3 से भाग दीजिए, तो एक फेस का आपको वैल्यू मिल जाएगा 26। अगर टोटल सम करने में आपको समस्या है तो एक से लेकर के 12 तक लिखिए और जोड़िए, लेकिन एक फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, इससे हमको सम मिल जाता है। तो यहाँ टोटल संख्या है 12/2, फर्स्ट संख्या है 1, अंतिम संख्या है कितना 12, तो हो गया 6 और 12 × 13, ये अब 3 से भाग लगा देंगे, 3 दूना 6, 13 दूना 26, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह स्पीड में करिएगा आप लोग, सीधे 26/2 13 इस तरह करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 115 को कैसे सॉल्व करेंगे। फेंट में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदलेंगे तो पहले इनको लिख लीजिए कि FAINTS, ये कितने अंक जगह, अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखा जाए तो कितनी अपनी जगह नहीं चेंज करेंगे। तो पहले आएगा ए लिख दीजिए, ABCDEF GHI JKLMN ST, तो ये अल्फ़ाबेटिकली हमने अरेंज कर दिया। ये देखिए ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये सेम है, ये सेम है, तो सिर्फ 2 सेम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। बाकी ये देखिए ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, तो सेम ये है। IN यहाँ पे भी है, IN यहाँ पे भी, मतलब I का पोजीशन नहीं बदला है, N का पोजीशन नहीं बदला है, लेकिन F की जगह A हो गया है, A की जगह F हो गया है, T की जगह S हो गया है, S की जगह T हो गया है, लेकिन N की जगह N ही है और I की जगह I ही है। तो ऐसे 2 लेटर हैं जिनका पोजीशन नहीं बदला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक आदमी, ये देखिए ये सवाल अच्छा है, इसको आप फॉन्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है। अब देखो ऐसा तस्तरी है, तस्तरी मतलब आप समझिए कटोरा, ऐसा कटोरा है, इसमें 9 को दाना रखता है, 9, इसमें भी 9 रखता है, इसमें भी 9 रखता है, तो 2 खाली रब मिल जाता है उसको, इसमें भी 9 रखता है, तो 2 खाली हो जाता है, पहला कैसे बोलता है, तो 2 तस्तरी खाली रह जाती है। ये दोबारा कोशिश करता है, अभी नहीं मालूम कितनी संख्या है, दोबारा कोशिश करता है, ये दोबारा कोशिश करता है, इस बार एक तस्तरी 6 मूंगफली रखता है। अब यहाँ पे कितना रख रहा है, 6 रख रहा है, यहाँ भी 6 रख रहा है, यहाँ भी 6 रख रहा है। जब ऐसा रखता है तो यहाँ पे
अब 3 मूंगफली उसके पास बच जाता है, 3 मूंगफली बच जाती है, 3 मूंगफली उसका क्या हो जाता है, बच जाता है। तो यहाँ पे तस्तरी नहीं बच रहा है, यहाँ पे कटोरा नहीं बच रहा है, यहाँ मूंगफली बच रहा है, यहाँ पे कटोरा बच रहा है, मूंगफली घट जा रहा है। तो यही दोनों केस को हमको बनाना है। तो चलिए तस्तरी या कटोरा मान लेते हैं हमारा x है, x है, x है, इसमें 2 बच गया, 2 घटा दीजिए। कितना डाल रहे हैं, 9 डाल रहे हैं यहाँ पे। अगली केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल जो तस्तरी है उसमें 6 डाल रहा है, 6 डाल रहा है। तो उसका दाना कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 9x माइनस 9 दूना 18 बराबर 6x प्लस 3, और सॉल्व कर दीजिए। 9x को यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस 6s को लेफ्ट साइड में लेके आइए, राइट में 18 को भेज दीजिए, पहले से 3 है प्लस यहाँ पे गया 18, तो 9 माइनस 6 आ गया 3x इज इक्वल टू 18 3 21। तो x का वैल्यू हो गया 7, यही हमारा आंसर है। तो ये 7 हमारा आंसर हो गया। अब इसी सवाल को आप ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते, ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते। मान लीजिए 9 आपका तस्तरी है, चलिए मैं इसको ऑप्शन से बनाना सिखाता हूँ। मान लेते पहला हमारा 9 है, तो 9 में से 2 तस्तरी खाली रह जाती है, मतलब बचा 7। तो 7 में आपने डाल दिया 9 मूंगफली आपने डाल दिया, क्योंकि 2 को तो खाली रखना है। तो 9 7 63 आपके मूंगफली आपके पास है, मूंगफली की संख्या निकल गई 63। अब देखिए उसके पास अब 9 उसके पास बॉक्स, अभी बोल रहे थे 9 में वो 6 को डालता है, 6 डालता है। तो 9 9 6 54 हो गया। तो उसके पास 3 बचना चाहिए, 3 कहाँ, या 63 है, 54 चलता है, 3 से ज़्यादा बच रहा है ना। तो 9 नहीं होगा, 6 करेंगे, 6 करके देखते हैं। 6 में से 2 निकाल देंगे, 2 खाली निकाल देंगे, तो बचा यहाँ पे 4 में 9 डालता है, 9 चौका 36 है, उसके बाद मूंगफली है। अब 36 मूंगफली है उसके पास, और यहाँ पे 6 में डालता है वो कितना मूंगफली डालता है, 6 डालता है, 6 की 36 के 36 उसका डल गया, 3 उसको मिला नहीं, यहाँ बोलता है 3 बच जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 लेते हैं, तो 7 में 2 को खाली रखना है, 7 में से 2 निकाल देंगे 5 में 9 आपने डाल दिया, 9 बचे 45 टोटल उसके पास मूंगफली है। अब देखिए अब वो क्या करता है, सातों में 6 मूंगफली डाल देता है। तो 7 6 42 उसका मूंगफली हो गया, प्लस उसके पास 3 बच जाता है, तो 42 3 45 मैच कर गया। इसका मतलब 7 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप बना सकते हैं, या आपको इक्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, जो आपको आसान हो उससे आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए आसान सा सवाल है। ये सर्कल है, उसके अंदर बॉक्स है, फिर बॉक्स है उसके अंदर ट्रायंगल है, फिर खाली जगह है, फिर यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ है, उसमें आपका स्क्वायर दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है, फिर यहाँ चतुर्भुज है, फिर सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर वाला जो है, अंदर में क्या है, स्क्वायर है, ये बाहर में निकल गया है, अंदर वाला बाहर निकला है। फिर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर में जो भी रहे उसका अंदर में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। अब ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये वाला ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अंदर में ट्रायंगल है, अंदर वाला जब बाहर निकलेगा तो ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल तो बना दिया, यहाँ पे ट्रायंगल तो बना दिया। अब अंदर में क्या रहेगा, जो अंदर में रहेगा वही बाहर निकलेगा, मतलब जो बाहर निकला है उसको अंदर भेजो, ये बाहर निकला है इसको अंदर भेजो, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा अंदर में आ जाएगा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो इस तरह के 117 में हमारा आंसर है सी। फिर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे देखिए जो अंदर में है वो बाहर निकल रहा है, ये अंदर में ये बाहर निकल गया, तो जो अंदर में ये बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर में ट्रायंगल बनेगा। अब जो बाहर वाला, अब देखिए बाहर वाला अंदर जा रहा है, तो ये बाहर वाला कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा इसके। तो यहाँ पे हम पेंटागन बना देंगे, यही है, अंदर वाला बाहर जा रहा है, अगर लौटोगे तो बाहर वाला अंदर जा रहा है, तो बाहर वाले को अंदर कर दीजिए, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा।
118 नंबर सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। इसको कटा दीजिए, b को सॉल्व करिए, माइनस माइनस कट गया, अब 50 का आधा हो गया 25, तो b का वैल्यू हो गया 25, a का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25, तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 25, दोनों बराबर है, ये आंसर हो गया। 119 का देखिए, 7 का न्यूनतम गुणज को 4 शेषफल में छोड़ दें जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। अब ये सवाल बहुत घुमा के दिया है, ये भी लास्ट में बनाने वाला सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है। इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के सवाल को सिंपल आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे क्या करिएगा, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। पहले सवाल को समझ लेते हैं। 7 का न्यूनतम गुणज, मान लीजिए 7 का न्यूनतम गुणज कितना हो गया, 7 का न्यूनतम गुणज हो गया 14, 7 दूना 14, उसमें 6 से भाग लगाते हैं, 6 से भाग लगाते हैं, 6 दूना 12, तो शेषफल 4 आना चाहिए। यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है 2, शेषफल क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो 16, 14 हमारा आंसर नहीं होगा। अगला 7 का गुणज देखना पड़ेगा, 7 त्रिका 21, इसमें भाग लगाएंगे, लेकिन 6 ही नहीं 9 से भी भाग लगा के देखना पड़ेगा, फिर 15 से भी भाग लगा के देखना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने से क्या होगा, सिंगल वैल्यू मिल जाएगा और सिंगल से हम मल्टीप्लाई करके गुणज को हम देख लेंगे। तो इसको 2 से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 तिहाई 6 और यहाँ 9, 15, यहाँ पे 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 1 5 1, तो 3 अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 90। अब हमको 90 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 90 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो वो संख्या हमें मालूम नहीं है, 7 का गुणज कौन सी संख्या है वो नहीं मालूम है, तो मान लेता हूँ 7 का गुणज वो संख्या x है, तो x मल्टीप्लाई बाई 90 और शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो शेषफल को इसमें जोड़ दीजिए, तो वो संख्या हमें मालूम चल गया, ये वो संख्या है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप 1 2 3 आप यहाँ पे डाल के चेक कर लीजिए, मान लीजिए 1 रखेंगे तो ये हो गया 94, 94 में हम डिवाइड 94 हो गया, तो यहाँ पे शेषफल हमारा 4 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू रखेंगे, x की जगह 4 रखेंगे, 4 इंटू 90 प्लस 4, तो 9 चौका 36 प्लस 4, तो हमारा आंसर रहेगा 360। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से 360, हिट एंड ट्रायल से आपको एक एक करके वैल्यू डाल रख करके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये भी आपका बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको भी लास्ट के लिए आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ +4 इसमें ऐड करना है, 364 हमारा आंसर हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 में देखते हैं, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर सवाल है। बैंक नाम का लेटर, तो इसमें लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हमारा यहाँ पे लेटर है, तो 4 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो गया। 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 12, 12 दूना 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, 4 लेटर हमारे पास बैंक, BANK, मतलब इसको अरेंज करना है, तो 4 हमारा पोजीशन या बना लीजिए, तो पहले पोजीशन पे इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो 4 वे हो गया। सेकंड पोजीशन पे एक जैसे यहाँ पे बैठ गया, तो अब हमारे पास 3 बचा, 3 में से कोई भी आ सकता है 3। अगली बार अब यहाँ पे 2 बचा, 2 यहाँ पे 2 में से कोई आ सकता है, लास्ट में तो 1 ही बचेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा 24 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, बैंक में रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन है। अगर इसी सवाल में कह दे कि बैंक में अंक अगर रिपीट होंगे तब कितने केस बनेंगे, तो रिपीटेशन का जब केस कर दे, रिपीटेड केस, रिपीट करने वाले, रिपीटेड केस में क्या होगा, 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। अगले 4 के लिए भी जो यहाँ पे आ गया ये भी यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ भी 4 वे, यहाँ भी 4 वे, यहाँ पे 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारा हो गया आंसर।
तो देख लीजिएगा, अगर रिपीटेशन नहीं लिखा है तो आप नॉट रिपीटेड मान के चलिए, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, पहले पोजीशन के लिए 4 वेज, अगले पोजीशन के लिए घट जाएगा 3 वेज, अगले पोजीशन के लिए घट जाएगा 2 वेज, अगले पोजीशन के लिए घट जाएगा 1 वेज। या फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो 4 फैक्टोरियल इज द वे टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट लेटर्स। तो इस तरह कितना आंसर हो गया हमारा, बी हो गया 24। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वर्क कोड को 4, 12, 9, 16 है, तो वुमेन का क्या होगा। तो इस तरह का इस तरह का अगर कोड आपको अगर लॉजिक लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है तो यहाँ पे देखिए WO मिल रहा है कॉमन, WO मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ भी कॉमन आपको मिल जाएगा। 4, 12 आपको यहाँ कॉमन लेके आंसर बना के चले जाइए आगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप इसका लॉजिक जानना चाहते हैं तो W का यहाँ 4 लिखा हुआ है, W का 4 कैसे आएगा, तो W का रिवर्स होता है D, अपोजिट यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, W का यहाँ पे D अपोजिट वर्ड, ठीक है। O का यहाँ पे दिया हुआ है L, ठीक है, लव, LOV लव, तो W का हो गया L। इस तरह R का इंडियन रेलवे 9 I होता है यहाँ पे, उस तरह यहाँ पे P होता है PK, तुम PK हो गया, तो P का उल्टा K का उल्टा P। उसी तरह यहाँ पे रिवर्स भी आप देख सकते हैं, मैन का M का उल्टा होता है N, M का उल्टा क्या होता है N का वैल्यू क्या होता है 14, A का उल्टा होता है Z का होता है 26, N का उल्टा होता है M का होता है 13। देख लीजिए, ये हो गया N, ये हो गया Z, ये हो गया हमारा M। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को देख लीजिए, ड्राइवर 12 है, पेडेस्ट्रियन 20 है, एक्सीडेंट 16 है, तो कार क्या होगा। इस तरह के सवाल का लॉजिक आप देख लीजिए। अगर आप इसको अचानक से छोटा आपको दिखने लगे, यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या है, अचानक से यहाँ पे छोटा लगे, तो आप क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए लॉजिक क्या है, आप अगर वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो लॉजिक देख लीजिए। यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 को डबल करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कर देंगे, 8 2 का डबल कर देंगे 16 हो जाएगा। उस तरह कार 1 2 3 को डबल कर देंगे 6, हमारा भी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, यहाँ गिनिए 10 का डबल 20, यहाँ गिनिए 8 का डबल 16, यहाँ गिनिए 3 का डबल 6। अब 123 देखते हैं। 2 बालिग है, 2 बच्चे हैं, एक संग्रहालय में टिकट खरीदते हैं 24 रुपये में। अभी नहीं मालूम कि बालिग का कितना है, बच्चे का कितना है, बट वहाँ पे बताता है कि बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट मूल्य के आधा है, मतलब बच्चे को आधा लग रहा है। तो बालिग के टिकट का मूल्य ज्ञात करिए। तो ऑप्शन से बना लीजिए। मान लीजिए 8 रुपया है बालिग का टिकट, तो 8 दूना 16 रुपया हो गया, और बच्चे का आधा, 8 का आधा 4 दूना 8, तो 16 8 कितना होता है, तो 16 4 20 24 होता है। 24 रुपये मिर्च कर गया, ये आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन से बना लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन से नहीं बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो ये बोल रहा है कि बालिग और बच्चे का एक संग्रहालय में टिकट खरीदते हैं। तो मान लीजिए बालिग का जो टिकट है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, तो 100 रुपये, 2 बालिग है तो इनका टिकट का दाम हो गया 2x। अब जो बालिग का जो टिकट है वो बच्चे का आधा है, मतलब x/2 है, बच्चे कितने हैं 2 है, और ये टोटल कितना हो रहा है 24 रुपये हो रहा है। तो ये 2 से 2 कट गया, 2x प्लस x बराबर 24, तो ये 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, हमारा उत्तर हो गया। तो बालिग की टिकट कितना हो गया 8 हो गया। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे आरोही क्रम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। √2 3 √4 4 √6, तो इसमें से आरोही क्रम में आपको सजाना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, ये वाला क्रम हमारा होता है आरोही।
अवरोही, एक होता है अवरोही। अवरोही मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पूछा आरोही, बढ़ते क्रम में आपको निकालना है। तो देख लीजिए, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। 2 को लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2। 4 को लिखते हैं 1/3। रूट फोर 6 को हम लिखते हैं 6 टू द पावर 1/4। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर में क्या है, 2 है। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ये बटा में है, बटा को हटाने के लिए हमने क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। याद रखिएगा एलसीएम लेना पड़ता है किसका, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 4, तो 3 2 6 2 12। एलसीएम कितना हो गया, 12। एलसीएम निकल गया 12। अब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12। यहाँ पे 3 चौका 12, यहाँ पे 4 3 12। तो इसका 2 का पावर हो गया 6, 2 का पावर 6, यहाँ 4 के पावर 4, यहाँ 6 का पावर 3। अब 2 का पावर 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का पावर होता है 64। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 4 के पावर 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 का चौका ना आप करोगे तो हो जाएगा 256। 6 का 6 6 36, और 36 का 3 216। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या ये हो गई। उसके बाद ये 1 नंबर में रहेगा, ये 2 नंबर में रहेगा, ये 3 नंबर में रहेगा। तो 1 2 3, तो 1 2 1 2 3 ये सही है हमारा। ये छोटा हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, बाकी सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कौवे की पंक्ति, अब देखिए कौवा लोग लाइन लगा के खड़े हैं यहाँ पे। कौवे की पंक्ति में ये बाएं से 10वीं पे है। अब देखिए बाएं से कौन सा नंबर पे है, ए वाला, ये 10वीं पे है। बी दाएं से 9वां पे है। बी जो है दाएं से कहाँ पे है, बी जो है 9th पे है। बी जो है दाएं से 9th पे है। अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए का स्थान 15वां हो जाता है, जगह बदल लेते हैं। तो यहाँ चला गया बी, यहाँ चला गया ए। तो इस तरह ए बाएं से 15वां स्थान पे है। जगह बदलने के बाद ए जो है बाएं से 15वां पे है। अभी दोनों का कॉमन पॉइंट ही है, ये अब किसी काम में नहीं आएगा, इसको छाट दीजिए। तो 15वां है और इधर से क्या 9th है, जोड़ दीजिए। अब ये ए बार यहाँ भी कॉमन काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया, ये घटा दीजिए। तो 15 15 9 कितना हो जाएगा, 24 में से 1 घटा देंगे, 23 हमारा उत्तर हो गया। तो सी हमारा उत्तर हो गया। इस तरह का सवाल बताएंगे। तो हमने 125 तक हमने देख लिया है। अब 125 से आगे के सवाल देखेंगे अगले सवाल में। 25 सवाल और बचा है इसमें। ये आपका 29 जनवरी 2017 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अब मात्र 25 सवाल जो बचे हैं 150 में, वो अगले वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है, कोई प्रश्न है या कोई मिस्टेक है तो भी हमें बताइए। और अगला वीडियो लाने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट करके हमें सूचित करिए। धन्यवाद।